हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सबसे पहले उसके हम देख लेते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो एंड इलेक्ट्रिक, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए, कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाउ कैन इट बिहेव लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। यस, इट बिहेव लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ये जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करने से वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, दैट इज एरिया, कि कितना एरिया, पर्टिकुलर एरिया हम यहाँ पर लेके चलते हैं। से अगर आपने ये एरिया लिया एंड सेकेंड वन इज दिस एरिया and field lines flow like this। तो यहां पर देखिए, this line touch 1 2 3 4 5 6 lines are here and here 1 2 3 and this 4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, जस्ट काउंट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, 4 here and here 6। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, 6 है, और यहाँ कितना है, 4 है। So how can we define electric flux? It is a quantity, scalar quantity, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, by using electric field intensity and area। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। विंडो से जो एयर आती है, से दिस इज विंडो, इस विंडो से जो एयर आई वो ऐसे आई। अब कितनी विंडो से एयर जा रही है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड क्या है एयर की, एंड सेकेंड थिंग कितने एरिया से पास हुई, दैट गिव द क्वांटिटी ऑफ एयर थ्रू दिस विंडो। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक वाटर पाइप लीजिए, तो यहां से कितना पानी बाहर आया, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट फैक्टर की इंटेंसिटी क्या है वाटर की फ्लो करने की, दैट इज वी कैन से वेलोसिटी ऑफ वाटर, एंड सेकेंड थिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। तो जितना पानी बाहर आएगा वो हम कैसे देख सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग दिस इंटेंसिटी एंड सेकेंड थिंग अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे बाय phi E and it is product of electric intensity into area। ठीक है, बट यहाँ पे हम एरिया एंड सरफेस, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। से दिस इज सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस है। तो आपने हमेशा एरिया को पढ़ा अभी तक स्केलर, अगर मैं उसको वेक्टर कहती हूँ तो आप कहेंगे कि हाउ कैन दिस इज पॉसिबल कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई क्रॉस जे गिव यू दिस के कैप। सो दिस इज द लेंथ, दिस इज विड्थ। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो से दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन कहाँ आई, बाहर की तरफ आई।
तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? दिस इज सरफेस, ये सरफेस है और जो डायरेक्शन होगी दैट इज एन कैप, आउटवर्ड होगी और नॉर्मल होगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं वी हैव टू टेक एरिया वेक्टर नॉट सरफेस। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखिए वर्ड्स का ही ये डिफरेंस है कि जब हम सरफेस की बात करेंगे एंड एरिया वेक्टर, तो यहां पर हमें यूज क्या करना है? दिस एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे डिनोट कैसे करेंगे आप इस सरफेस को? डी एस, दिस वेक्टर डी एस से दिस इज स्मॉल एलिमेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं डी एस एंड डायरेक्शन बाय एन कैप। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। ds क्या शो करेगा इसमें? मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर एंड इट इज ऑलवेज कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी, नॉर्मली आउटवर्ड। इफ आई से दिस सरफेस एरिया वेक्टर तो कहाँ होगा? बाहर की तरफ। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ होगा? हियर। एंड दिस सरफेस अगर हम बात करते थे इसकी कहाँ होगी डायरेक्शन? दिस एन कैप। एंड फॉर दिस सरफेस कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सरफेस कहाँ है एंड उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है? ये सरफेस है और एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? दिस वन। सो दिस इज अबाउट एरिया वेक्टर। Now we define the definition of electric flux. Electric flux क्या होता है? Electric flux linked to a surface area is a quantity and this quantity is scalar formed by intensity of field E and area normal to it, and area को आपने define किया A से, such that flux linked to surface area is phi E is equal to E dot A। तब यहाँ पे देखिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया को भी हमने क्या डिफाइन किया अभी? एरिया वेक्टर। दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो हमें क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पे दो चीज है, वो ध्यान से समझिए। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा लिंक होगा किसी सरफेस एरिया से। आपको हमेशा देखना है कि कितने सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं। अगर आपका सरफेस एरिया चेंज होता है तो फ्लक्स भी वहां पर चेंज होगा। देखिए अगर मैंने ये सरफेस एरिया लिया है एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बताइए यहाँ पर क्रॉस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? यस, ऑब्वियसली दे क्रॉस। अगर मैंने सरफेस एरिया ऐसे लिया एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग लाइक दैट, तो बताइए क्या यहां से पास होंगी? नहीं, क्योंकि अब इसको विदाउट टच किए हुए क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो पहली चीज क्या जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कि जो आप सरफेस एरिया लेते हैं उसके डायरेक्शन आप देखेंगे। सेकेंड थिंग, एंड एरिया नॉर्मल टू इट। नॉर्मल टू इट मतलब जो ये आपने सरफेस एरिया लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। आइए अब इसको अच्छे से देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करेंगे। सो नोट दिस नॉर्मल एंड दिस सरफेस एरिया। अब देखिए ये मैंने कोई भी एरिया लिया दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। एंड यूनिफॉर्म में आपको पता है हम किससे डिफाइन करते हैं? दैट इज इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है और ये किसी एरिया से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या आएगा? एरिया लिंक्ड विथ
ई, ठीक है, एरिया लिंक्ड विथ ई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया से पास करती हैं। तो देखिए ये है आपका फर्स्ट केस। अगर आपने कैसे लिया है, एरिया ऐसे लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करती हैं, तो यहाँ पे मुझे एंगल बताइए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया में। अब देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। अगर मैंने एरिया ये लिया है तो क्या होगा इसका एरिया वेक्टर दिस वन, एंड ई कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो एन कैप डायरेक्शन ये हुई एंड ई की डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली हुई, तो कितना एंगल बना 180 डिग्री। यस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है एंड दिस इज योर सरफेस एरिया, तो इसका एन कैप कहाँ, यहां, अब कितना एंगल होगा 0 डिग्री। क्लियर। तो आपको क्या देखना है, एरिया वेक्टर देखना है, नॉट सरफेस एरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन दिस। ओके, नाउ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही हैं, बट हमने जो एरिया है वो ऐसे सीधा रखा हुआ था, अब उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। आपने इसको क्या कर दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब देखिए दिस ए एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। से पहले जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो ऐसे थी, अब आपने इसको टिल्ट कैसे किया, ऐसे किया, एंड दिस इज एंगल थीटा। इफ I draw this and here angle theta, so this is, ये कितना होगा, that is a cos theta component of a, यहाँ पे कितना आ जाएगा a cos theta। अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, E, ये सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, बट नाउ एरिया लिंक्ड विद ए, कितना एरिया है जो नॉर्मल होगा, ठीक है, सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर कितना आपको मिला, a cos थीटा। So we can also write this E dot A, and theta is angle between E and A। अब ये एंगल आपका 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एनी एंगल थीटा के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो फर्स्ट केस देखिए, इफ ई एंड ए आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कहाँ है, सेम डायरेक्शन के अलोंग है, तो कितना होगा, ई ए, पुट द वैल्यू फॉर थीटा 0 डिग्री, तो कितना आएगा cos 0 1 5 ई ए, सेम वी कैन पुट फॉर थीटा 90 डिग्री 30 डिग्री, तो आप किसी भी एंगल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं एंड एरिया आपने ऐसे रखा हुआ है सीधा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस होंगी, यस ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सभी इसको टच करते हुए जा रही है, लिंक है। बट अगर हमने एरिया को ऐसे किया, ठीक है, टिल्ट कर दिया उसको एंगल थीटा से, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या उतनी ही पास होंगी, कम होंगी या ज्यादा होंगी। तो आप ये थीटा एंगल पुट करके भी निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर कितनी लाइन थी, से पहले 10 थी, जब आप इसको टिल्ट करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी, से यहाँ पर 7 ही। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब आप एरिया को किसी भी एंगल थीटा से क्या करते हो, घुमाते हो या टिल्ट करते हो। सो अब हम इसके स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट केस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज along surface, then electric flux value is, अब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया है along surface। along surface का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस along है, तो इसको समझिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये आपका सरफेस है लाइक दिस,
ठीक है, तो यहाँ पर बताइए एंगल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं एंड दैट इज सरफेस, ये जो सरफेस है इसके अलोंग है, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। तो वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है सरफेस। आपको क्या ड्रॉ करना है, सरफेस नहीं लेना, आपको यूज करना है एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर बताइए कहाँ होगा, बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे है सरफेस तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला ई ए कॉस 90, सो फ्लक्स इज 0। सेकेंड केस, व्हेन E is normal to surface। अगर E नॉर्मल टू सरफेस है तो कितना फ्लक्स होगा, ये आपका सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नॉर्मल है सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करिए, कहाँ होगा, बाहर की तरफ, नॉर्मल आउटवर्ड्स। नाउ एंगल बिटवीन E एंड ए कैप कितना होगा, phi E, theta is 0 degree. Now electric flux is E A और ये मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा when E is normal to surface. So इसमें वर्ड्स हमेशा याद रखिए, that is along, that is normal। नॉर्मल मतलब आपके माइंड में क्या आता है, नॉर्मल देखते ही 90 डिग्री एंगल, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट देखते हैं अलोंग सरफेस एंड नॉर्मल टू सरफेस। अगर वर्ड आपको मिलता है सरफेस तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, देन आप थीटा को कैलकुलेट करिए। अदरवाइज अगर अलोंग वर्ड देखते हैं तो थीटा कितना होना चाहिए था 0 डिग्री, नॉर्मल में कितना होना चाहिए था 0 डिग्री, तो यहाँ पर आपका फ्लक्स का वैल्यू कैसे आता, रिवर्स में आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स आपको नोट करने हैं, अलोंग एंड नॉर्मल। अगर एक क्वेश्चन आता है कि E मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद सरफेस, तो आपको फ्लक्स निकालना है, तो अब थीटा कितना होगा, यस ऑब्वियसली 60 डिग्री, बिकॉज 30 डिग्री किसके साथ बनाता है, सरफेस के साथ, तो एरिया वेक्टर के साथ E का एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, तो वहां पे आप 60 डिग्री पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अबाउट अलोंग एंड नॉर्मल टू सरफेस, 2 केसेस आर देयर एंड ये थंब रूल है, इसको याद कर लीजिए कि अलोंग में आपका फ्लक्स हमेशा कितना आएगा 0 डिग्री, नॉर्मल में जब आप यूज करते हैं तो फ्लक्स कितना आएगा EA, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। अब हम बात करेंगे अगर आपका फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है एंड जो आपने एरिया लिया दैट इज कर्व, नॉट ए प्लेन एरिया। अगर हम बात करते हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज कर्व सरफेस एंड फील्ड लाइन क्रॉस लाइक दिस, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हैं हम इसको, ये ऐसे पास कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कि प्लेन सरफेस नहीं है, कैसा सरफेस हमने यहाँ पे लिया है, कर्व्ड सरफेस, तो वहां पर हम प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, तो उसको देखिए, तो जहां आपको ये टच होता है सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे एंड कट करके आप इसको ट्रीट करेंगे, इट इज वेरी स्मॉल एलिमेंट एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट को आपने कट कर लिया और उसको नाम दिया हमने DS। अब दूसरा काम क्या होता है, हमारे पास सरफेस हमें मिल गया, अब हमें क्या ड्रॉ करना है उसके ऊपर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस का नॉर्मल होगा, तो इसका नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, दैट इज A वेक्टर। सो दिस इज एंगल थीटा। अब हमारे पास काम इजी हो गया, E वेक्टर हमें मिल गया, A वेक्टर हमें मिल गया, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करिए, यहाँ पर फ्लक्स आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आपको पूरा सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है एंड थीटा इज डिफरेंट एवरीवेयर, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है E एंड A के बीच में, तो आप इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे,
तो अगेन हियर अगेन ds लीजिए, दैट इज E, और इसका नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हमने कट किए कर्व्ड सरफेस पे, और जो छोटे वाला हमने सरफेस एलिमेंट लिया दैट इज ट्रीटेड एज प्लेनर एलिमेंट या प्लेनर सरफेस। उसको हम कैसे देखेंगे कि वो प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस से एरिया वेक्टर ड्रॉ करना दैट इज वेरी इजी। सो यहाँ पर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स कट किए, से 1 2 3 4 5 6, हमने 6 से क्या निकाला, अलग अलग फ्लक्स निकाला। अब उस फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एज वी नो फ्लक्स इज अ यस स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर को कैसे हम ऐड करेंगे, उसका डायरेक्ट हम एडिशन कर देंगे। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आया, 5 1 5 2 5 3 5 4। तो यहाँ पे हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। हाँ जी, हेडिंग लिख लीजिए। अगर आपका E कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, एंड सेकेंड थिंग हमने क्या ली, कर्व्ड सरफेस है। सो फ्लक्स इज थ्रू दिस वन, कितना आया E। तो ये फर्स्ट हम इसको ds1 ले लेते हैं cos थीटा, ठीक है। सेकेंड जो फ्लक्स आया E ds2 cos थीटा, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट आपने कट किए हैं वो बहुत स्मॉल है, तो हम उसको डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा s। तो बहुत सारे ये आ गए, अब सबको ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे कि फाई इज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, और यहाँ पर हम जो ये थीटा आएगा इसको हम कांस्टेंट लेते हैं। हर केस में अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के लिए सरफेस के लिए थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या होगा, थीटा कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ पर थीटा कांस्टेंट नहीं लेंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्मॉल सरफेस एलिमेंट के लिए आप थीटा की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। तो ये क्या है, E ds cos theta, so phi E and that link to complete surface S, so we can write this E dot ds. So for any curved surface we can solve the problem by using this phi E is equal to integrate over surface S E dot ds, and थीटा की वैल्यू आपको हर केस के लिए अलग अलग निकालनी है। तो ऐसे हम कर्व्ड सरफेस के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ फ्लक्स को हमने डिनोट किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट बाय फाई E। फर्स्ट पॉइंट अबाउट इट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। Second thing, it is a property of electric field intensity. Third unit for this flux, अब देखिए हमने फ्लक्स को लिखा E एंड डॉट ए। अगर आप थीटा को पुट करते हैं 0 डिग्री, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस, देयर फाई इज इक्वल टू ई ए, एंड दैट इज फंडामेंटल फॉर्मूला। ई आपने यूनिट देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एंड फॉर दिस मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो एक यूनिट हम ये यूज कर सकते हैं, और सेकेंड यूनिट वी कैन यूज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, एंड फॉर दिस मीटर स्क्वेयर दैट इज वोल्ट मीटर।
तो ये 2 यूनिट है। डायमेंशन आप इसका निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ई डायमेंशन एंड ए डायमेंशंस, तो ये हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। किस केस में, तो वो आप नोट कर लीजिए। फ्लक्स कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो कौन कौन से केस हैं जहां फ्लक्स आपका जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस देखिए, फॉर क्लोज सरफेस। अगर आपका सरफेस क्लोज है, क्लोज का मतलब एक बॉक्स ले लीजिए, दैट मे बी सिलेंड्रिकल बॉक्स या क्यूबिकल बॉक्स, या हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स किसी भी बात करते हैं, स्क्वायर बॉक्स। तो वहां पर बॉक्स कैसा होना चाहिए, सभी साइड से क्लोज होना चाहिए, और उसमें जो क्लोज बॉक्स होगा दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सरफेसेस, बहुत सारे सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम उसमें होल कर देते हैं तो वो आपका क्लोज नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर हमने एक लैंप प्लेस किया एक क्लोज बॉक्स में, तो उसकी लाइट उसके अंदर क्या रहेगी, ट्रैप रहेगी। अगर हमने उसके अंदर एक पिन होल कर दिया तो वहां से लाइट क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो वहां पर हम इसको क्लोज सरफेस नाम नहीं देंगे। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, क्लोज सरफेस लिया। अब यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एंटर करेंगी थ्रू दिस सरफेस, that is equal to number of line leaving that surface. That means number of line entering the closed surface is equal to number of line leaving that surface. That time flux phi E कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। जितनी लाइंस आई उतनी ही बाहर निकल गई, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लॉज सरफेस। सेकेंड हम देखते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के केस में आपको पता है कि जो लाइंस है वो कैसे है, रेडियली आउटवर्ड। यहां पर फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स फ्लक्स यहाँ पे कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। यानी इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और लेस देन जीरो। इन केस ऑफ फॉर नेगेटिव चार्ज फ्लक्स लेस देन जीरो। So note these 3 points. For closed surface phi E equal to 0, for positive charge flux is always greater than 0, and for negative charge it is less than 0। और हम इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जब आपका E and A both are in same direction तो फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया। जब हम ये केस करते हैं तो फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। सेकेंड केस अगर हम क्या लेते हैं, थीटा को 90 डिग्री लेते हैं तो फ्लक्स वहां पर कितना आएगा, जीरो। एंड इफ आई टेक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन फ्लक्स कैसा आएगा आपका, माइनस ई ए। एंड फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री फाई ई इज इक्वल टू प्लस ई। So these are the 3 cases which describe the electric flux may be zero, positive or negative for these conditions. Next topic हम देखते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इन केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और जो आपका क्लोज सरफेस होगा दैट इज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, वहां कोई भी सरफेस ओपन नहीं होगा। इफ आई टेक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, अगर आप एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, तो यहां पर देखिए कितने सरफेस से बना हुआ है। यस, 3 सरफेसेस आर देयर। फर्स्ट सरफेस इज दिस, दैट इज कर्व्ड सरफेस, एंड दीज 2 आर फ्लैट सरफेस। तो यहां पर 2 फ्लैट सरफेसेस हैं एंड दिस इज 1 कर्व्ड सरफेस। तो ये प्रॉब्लम आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, सॉल्व प्रॉब्लम।
तो फर्स्ट देखिए इसमें, इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है इसमें लाइक दिस फ्रॉम दिस वे, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले कितने सरफेस है यहाँ पर, 3 सरफेस, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिया है, यूनिफॉर्म। हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ले लेते हैं, यूनिफॉर्म, सो दैट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेरिएबल लेते हैं एंड थीटा भी वेरी करता है फॉर एवरी सरफेस, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रॉब्लम। सो हम ई को कैसा ले लेते हैं, यूनिफॉर्म, सो दैट इंटीग्रेशन से हम उसको बाहर ले। सो फॉर दिस सरफेसेस फर्स्ट ड्रॉ एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए कहाँ होगा, दिस साइड, फॉर दिस सरफेस कहाँ होगा, दिस साइड, एंड फॉर दिस सरफेस यहाँ, ठीक है। इस सरफेस के लिए हम बात करेंगे तो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो अगर ये हम लेते हैं, से दिस इज सरफेस, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ, बाहर की तरफ, ठीक है। फॉर दिस सरफेस आउटवर्ड, फॉर दिस सरफेस आउटवर्ड, मतलब आप जहां से भी देखते हैं, अगर आपने देखना है कहां पर, नीचे ग्राउंड की तरफ देखना है, तो वहां से कैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, टुवर्ड्स योर आईज। तो हमेशा इस चीज को ऐसे याद रखिए, कोई भी सरफेस लिया तो आपकी आंखों की तरफ क्या आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर 3 सरफेस हमने देख लिए, DS1, DS2 एंड DS3। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सिलेंडर। अगर हम सेकेंड बात करें क्यूबिकल बॉक्स, तो कितनी साइड, 6, तो 6 सरफेस यहाँ पे इंक्लोज होंगे, 6 सरफेसेस। तो सबसे पहले आपको देखना है किसी एक सरफेस के लिए थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई भी एक सरफेस आप पहले पकड़ लीजिए, वहां पर थीटा को देखिए। अब उस पूरे सरफेस के लिए चाहे आप यहाँ कैलकुलेट करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, ई और एन कैप में जो एंगल होगा दैट इज सेम। तो इस बात को हमेशा आप नोट करेंगे, फॉर वन सरफेस थीटा इज कांस्टेंट। तो अगर आप इस सरफेस की बात करेंगे, दिस टॉप वन, तो इसके लिए भी थीटा क्या होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा, फॉर दिस सरफेस सेम, फॉर दिस सेम। इट मीन्स फॉर एनी क्लोज सरफेस फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर वन सरफेस थीटा, कि थीटा क्या होगा। थीटा फिक्स होने के बाद आप क्या करेंगे, सभी 6 सरफेसेस से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, देन ऐड देम, सबको आपको ऐड करना टू गेट टोटल फ्लक्स वैल्यू। सो यहाँ पर देखिए आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। सो फर्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, ई, दिस इज ds cos थीटा प्लस e ds2 cos थीटा एंड फॉर थर्ड e ds3 cos थीटा। अब ये आपने स्मॉल सरफेस के लिए निकाला है। अगर आपको कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना है, ये आपने यहाँ पे क्या लिया, जस्ट स्मॉल सरफेस। अगर आपको कंप्लीट सरफेस का निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली फॉर सेकेंड DS2 एंड फॉर दिस DS3। अभी इन 3 सरफेसेस को निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दिस, मैथ्स में भी आप यूज करते हैं, दिस इज क्लोज इंटीग्रल, मतलब आप किसी क्लोज सरफेस का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो वहां पर सिंपल आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ई ds एंड दैट गिव यू टोटल फ्लक्स, और दिस कंप्लीट इज इक्वल टू दिस वन। ये जो कंप्लीट हमने छोटा सा लिखा है, ये किसको डिनोट करता है, दिस फुल एक्सप्रेशन को शो करता है। सेम अगर हम किसके लिए निकालते हैं, फॉर क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स के कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस। तो यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल है E डॉट ds, वो किसको शो करेगा, पहले E डॉट ds1, या फिर यहाँ पर cos थीटा लिख लीजिए, E ds2 cos थीटा प्लस
E ds3 cos theta, similarly plus E ds4 cos theta plus integration ds5 cos theta plus E ds6 cos theta। तो आप किसी भी क्रॉस सरफेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, दिस क्रॉस इंटीग्रल, क्रॉस इंटीग्रल। ठीक है, तो हम सरफेस पे करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए S। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन योर एनसीईआरटी। सॉल्व करिए इसको। तो अगर आपको डायरेक्शन पता है ए का एंड एरिया वेक्टर का, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस ऑल प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या है, फ्लो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन केस ऑफ प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस, व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स and about the different cases. So next वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट गॉस लॉ।